पत्रकार ने पूछा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा सकते। इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्या पोलिंग बूथ में बाथरूम की फुटेज मांगी जा रही थी? नहीं ना। अगर सब कुछ सही है, अगर कोई धांधली नहीं हुई, तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए एक बैलेंस कमेटी बनाई। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिसंबर 2023 में सरकार ने कानून बदलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही कमेटी से बाहर कर दिया। अब कमेटी का रेशो 2 सरकार के आदमी, 1 ऑपोजिशन। मैथमेटिकली सरकार अपना आदमी अपॉइंट कर सकती है। 2023 एक्ट का सेक्शन 11 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं। अगर इंटेंशन क्लीन है तो इतनी अनलिमिटेड इम्यूनिटी की आखिर जरूरत क्या है? अगस्त 2025 भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा सकते। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? हम अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों की सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखाएंगे? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इलेक्शन कमिश्नर साहब का कहना है कि पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज दिखाना माताओं और बहनों का अपमान होगा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मैं यहां पर जरा रुककर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यहां बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हो? क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना? ये पोलिंग बूथ है, यहां लोग कपड़े पहनकर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ सही है, अगर कोई धांधली नहीं हुई, तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 7 अगस्त 2025 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया। The voter list true or not? We found that 1,250,000 votes were stolen. इसके 6 दिन बाद 13 अगस्त को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने भी वोटिंग में धांधली की बात की। रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस है। और फिर 17 अगस्त को तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने, पूरे देश को लग रहा था कि वोट चोरी के गंभीर आरोपों पर कुछ करारा जवाब मिलेगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। देश को माताओं, बहनों, बेटियों की फुटेज वाला यही जवाब मिला। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। डॉट कनेक्टर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, लेकिन ये कोई नॉर्मल एनालिसिस नहीं होगी। मैं आज आपको 4 डॉट्स दिखाऊंगा, 4 ऐसे डॉट्स जो इंडिविजुअली देखने पर शायद नॉर्मल लगें, लेकिन जब आप इन सभी को कनेक्ट करोगे तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न सामने आएगा। सबसे पहले डॉट 1 को समझने के लिए हमें जाना होगा मार्च 2023 में। सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क केस था, अनु बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में 3 लोग होंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाले किसी भी इंसान को यह फॉर्मूला बैलेंस्ड ही लगेगा। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑपोजिशन की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी की तरफ से एक न्यूट्रल अथॉरिटी, एक परफेक्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। दिसंबर 2023 सरकार ने अपना एक नया कानून पास किया। इस एक्ट में सरकार ने क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूला को डायरेक्टली बाईपास करते हुए कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा दिया और उनकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया। अब कमिटी में प्राइम मिनिस्टर सरकार का आदमी, दूसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक और सरकार का आदमी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अकेला ऑपोजिशन। रेशो हो गया 2:1 सरकार के फेवर में। अब यह कमेटी कहां से बैलेंस्ड है जब सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसकी जगह सरकार का अपना मंत्री बैठ जाए, तो ये किस तरह की इंडिपेंडेंस हुई। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है, कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ना कमिटी में। हाँ है, लेकिन वोटिंग में 2:1 है। ऑपोजिशन हमेशा हारेगी। मैथमेटिकली यहां हर बार सरकार ही अपना मनपसंद इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। पहले क्या करो, इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करो और उसके बाद डेमोक्रेसी का नाटक करो। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक बैलेंस फॉर्मूला दे चुका है, तो सरकार को इसे बदलने की क्या जरूरत थी। अगर सरकार सच में फेयर इलेक्शन चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या थी, सोचकर देखिए। और यह तो सिर्फ पहला डॉट था। अब दूसरा डॉट और भी इंटरेस्टिंग है, इम्यूनिटी का खेल। उसी 2023 के एक्ट में एक और बहुत ही खतरनाक प्रोविजन जोड़ा गया। एक्ट का सेक्शन 11 कहता है, कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। एक बार फिर से पढ़िए, कुछ भी कहे, कुछ भी करे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली ऑफिशियल ड्यूटी में ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती हैं, उनके लिए इम्यूनिटी रीजनेबल है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, ये इम्यूनिटी अनलिमिटेड है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बेईमानी करे, डेलिबरेटली वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करे, एविडेंस डिस्ट्रॉय करे और इसके खिलाफ कॉन्क्रीट प्रूफ भी हो, तब भी उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह देंगे ये मेरी ऑफिशियल ड्यूटी थी और लॉ के हिसाब से वो सेफ है। अब इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इम्यूनिटी है, लेकिन वो लिमिटेड है। अगर कोई जज जानबूझकर गलत फैसला दे और करप्शन का प्रूफ हो, तो इंपीचमेंट हो सकता है। पुलिस ऑफिसर्स को भी ड्यूटी में प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अगर वो एनकाउंटर में फेक केस बनाए तो इंक्वायरी होती है, एक्शन होता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स अनलिमिटेड इम्यूनिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो कॉन्सिक्वेंसेस। अब बताइए ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया गया? अगर इंटेंशन क्लीन है, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो इतनी भयंकर इम्यूनिटी की आखिर जरूरत क्या है? दरअसल ये वही टेक्निक है जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। पहले अपने लोगों को अपॉइंट करो, फिर उन्हें अनलिमिटेड इम्यूनिटी दो, फिर जो मर्जी हो वो करवा लो। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली ये इम्यूनिटी काम में आई भी है। अब कैसे आई है ये मैं आपको आगे के डॉट्स में बताऊंगा, लेकिन पहले तीसरा डॉट देखते हैं जो और भी शॉकिंग है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का सिस्टमैटिक प्लान। अब ये डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक्चुअल मैनिपुलेशन की प्लानिंग दिखती है। 20 जून 2024 ये न्यूज आर्टिकल देखिए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग ऑफिसर्स को एक डायरेक्टिव इशू किया, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 45 दिन मतलब 2.5 महीने भी नहीं। जब इंडिया टुडे ने आरटीआई फाइल करके पूछा कि यह डायरेक्टिव क्यों इशू किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था? यह मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन रुकिए, मैटर सब जुडिस होने पर भी इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं किया जा सकता। 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्लियरली कहा था कि किसी सब जुडिस मैटर में भी अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने एक्सप्रेसली इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं किया है, तो आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन देनी ही होगी। तो यहां ईसी ने आरटीआई एक्ट का डायरेक्ट वायलेशन किया है। लेकिन सवाल यह है, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर क्यों? आइए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं।
महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन नवंबर 2024। इन इलेक्शन में एक बहुत ही अजीब चीज हुई। लोकसभा इलेक्शन जो कुछ महीने पहले ही हुए थे और असेंबली इलेक्शन दोनों में महाराष्ट्र के वोटर्स एक ही सेम लोग, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जितने वोटर्स ने वोट दिया असेंबली इलेक्शन में उनसे 1 करोड़ ज्यादा वोटर्स ने वोट दिया। 1 करोड़ सिर्फ 5-6 महीनों में। क्या 5-6 महीनों में 1 करोड़ लोग 18 साल के हो गए? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये 1 करोड़ वोटर्स कहां से आए? महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। ऑपोजिशन ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? वही पुराना बहाना, माताओं बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। यहां इलेक्शन कमीशन का कहना था कि विशेष रूप से शाम के 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन पोलिंग बूथ वर्कर्स ने कहा नहीं, हम वहां खड़े थे, शाम को कोई भारी भीड़ नहीं थी, कोई लंबी लाइंस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। अब ये वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सीसीटीवी फुटेज देख लो। 5:30 बजे के बाद अगर सच में भारी वोटिंग हुई थी तो सीसीटीवी में क्राउड दिखेगा ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया और वही एक्सक्यूज, माताओं बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए। सीसीटीवी कैमरे पोलिंग बूथ में इसलिए तो लगाए जाते हैं कि अगर कोई इरेगुलरिटी हो तो उसे वेरीफाई किया जा सके। अगर सीसीटीवी फुटेज दिखाया ही नहीं जा सकता तो कैमरा लगाने का क्या मतलब? और ये बात पोलिंग बूथ की है, किसी प्राइवेट स्पेस की नहीं। ये पब्लिक प्लेस है जहां लोग विलिंगली पब्लिकली आकर वोट डालते हैं। कोई बाथरूम नहीं है, कोई बेडरूम नहीं है। तो माताओं बहनों की इज्जत का एक्सक्यूज कितना झूठा है ये आप खुद डिसाइड करें। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा सकता? और अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका एविडेंस 45 दिन बाद डिस्ट्रॉय कर दो ताकि फ्यूचर में कोई प्रूव ही ना कर सके। ये तो परफेक्ट क्राइम का ब्लूप्रिंट हो गया। धोखाधड़ी करो, सबूत दिखाने से इनकार कर दो, 45 दिनों बाद सबूतों को मिटा दो और हमेशा सेफ रहो, क्योंकि इम्यूनिटी भी है। पैटर्न दिख रहा है। अब चौथा डॉट देखते हैं, आखिर इस पूरे सेटअप को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। यहां से एंट्री होती है ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनाया गया? उस नए 2003 के एक्ट के तहत, जिस एक्ट में चीफ जस्टिस को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर को डाला गया था। सिलेक्शन कमेटी में थे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अमित शाह यूनियन मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर तो सीजीआई की जगह लाया गया। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वोटिंग 2 वर्सेस 1, रिजल्ट ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड। अब देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड। 17 अगस्त 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी ने 1.25 लाख फ्रॉडुलेंट वोटर का एविडेंस दिया था बेंगलुरु सेंट्रल में। 1,250 votes were stolen. अनुराग ठाकुर बीजेपी लीडर 2.99 लाख डाउटफुल वोटर्स के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस है। दोनों ने वोटर फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का रिएक्शन क्या था? राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया, प्रूव करो नहीं तो केस करेंगे। अनुराग ठाकुर से कुछ नहीं, साइलेंट। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जर्नलिस्ट ने ये पूछा तो ज्ञानेश कुमार ने कहा ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स मतलब क्या? एक पॉलिटिशियन के एलिगेशन सीरियस हैं, दूसरे के नहीं, जबकि दोनों ने वोटर फ्रॉड की बात की, लेकिन एक्शन सिर्फ एक के खिलाफ। ये बाइस नहीं तो क्या है? फिर सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। जर्नलिस्ट ने मेंशन किया कि अखिलेश यादव ने 2022 में 18,000 वोटर्स के नेम्स हटाए जाने पर एफिडेविट दिया था। ओडिशा में बीजेडी ने भी एफिडेविट दिया था। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने कहा हलफनामा दिया गया, ये बात सही नहीं है। हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर वो एफिडेविट की डिजिटल रिसीट्स अपलोड कर दी। प्रूफ था कि ईसी को एफिडेविट्स मिले थे, लेकिन नेशनल टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला गया डेलिब्रेटली। अब या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन है, या फिर डेलिब्रेटली झूठ बोला गया। दोनों ही केसेस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन याद रखिए, इम्यूनिटी है ना, कोई एक्शन नहीं होगा। अब एक और पैटर्न देखिए। प्रीवियस इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कहा, टी.एन. शेषन, लेजेंडरी ईसी, जो कहते थे मैं भारत सरकार का नहीं, भारत का इलेक्शन कमिश्नर हूं। But it doesn't make a lot of difference that I'm not the chief election commissioner of the government of India, but I'm the chief election commissioner of India. That's a very minor change in it. अशोक लवासा 2019 के इलेक्शन में मोदी के हेट स्पीच पर क्लीन चिट देने से मना किया। कुछ महीनों बाद उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक भेज दिया गया। कॉन्ट्रास्ट करिए करंट ईसी से, जो गवर्नमेंट के हर डिसीजन को डिफेंड करते हैं। पैटर्न क्लियर है, जो साथ दे वो आगे बढ़े, जो सवाल उठाए वो निकाल दिया जाए। और ज्ञानेश कुमार इस कंप्लायंट सिस्टम के परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इन सभी डॉट्स को एक साथ देखो, क्योंकि ये जो हो रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है, ये एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड कैप्चर है, स्टेप बाय स्टेप। देखो ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, पहले अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल करो। अपने वफादार आदमी को उस चेयर पर बिठाओ जहां से डिसीजंस होते हैं। स्टेप 2, फिर उसे इम्यूनिटी दो, उसे प्रोटेक्ट करो ताकि कोई उसे छू भी ना सके। स्टेप 3, अब एविडेंस डिस्ट्रॉय करो, जो प्रूफ हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बचने नहीं चाहिए। स्टेप 4, सिस्टम में कंप्लाइंट ऑफिसर्स इंस्टॉल करो, ऐसे लोग जो सवाल नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। स्टेप 5, वोटर्स को मैनिपुलेट करो, इलेक्टोरल मैथ को अपने फेवर में शिफ्ट करो। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। स्टेप 6, क्वेश्चन सप्रेस करो, जो स्क्रूटनी करे, जो सवाल पूछे उसे दबाओ। स्टेप 7, और जो कंप्लायंस करे उसे रिवॉर्ड करो ताकि ये सिस्टम खुद को सस्टेन करता रहे। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला करने का। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ऊपर ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता रहेगा, इलेक्शंस होते रहेंगे, ईवीएम दबाओगे, काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, सब कुछ डेमोक्रेटिक लगेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वोटर मैनिपुलेटेड, प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड, एविडेंस डिस्ट्रॉयड, क्वेश्चन सप्रेस्ड, अकाउंटेबिलिटी एब्सेंट। अब असली सवाल ये नहीं है कि हम किस पार्टी को वोट करें, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमारा वोट काउंट भी होगा। जब अपॉइंटमेंट प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जब इम्यूनिटी अनलिमिटेड हो, जब एविडेंस सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो, जब वोटर लिस्ट ओपनली मैनिपुलेटेड हो, जब क्वेश्चन सप्रेस्ड हो, जब डिसेंट पनिश्ड हो, तो ये डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी का नाटक? आलोचना अनिवार्य है,
वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अब कुछ लोग कहेंगे तुम्हारा 22 है, तुम स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट कर रहे हो, लेकिन क्या मैंने किसी का नाम लिया? मैंने सिर्फ फैक्ट्स दिए, टाइमलाइन दी और पैटर्न दिखाया। अगर आप इन फैक्ट से किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो तो वो मेरी 22 नहीं है, वो पैटर्न का नेचुरल आउटकम है। ट्रुथ को सप्रेस नहीं किया जा सकता और लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो ओपनली तानाशाही लाता है। सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी को खत्म करता है। हिस्ट्री में ये बार बार हुआ है और जब होता है तो हमेशा सेम तरीके से। पहले इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करो, फिर इलेक्टोरल प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करो, फिर जो सवाल उठाए उसको कुचल दो, फिर कहो लेकिन इलेक्शंस तो हो रहे हैं ना। इलेक्शन होना और फेयर इलेक्शन होना दो अलग अलग चीजें हैं। नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं, रशिया में भी इलेक्शन होते हैं, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसीज हैं? तो सवाल ये नहीं है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, सवाल ये है आर दीज इलेक्शन फ्री एंड फेयर? और जब ईसी अपॉइंटमेंट बाइज्ड हो, इम्यूनिटी अनलिमिटेड हो, एविडेंस डिस्ट्रॉयड हो, वोटर लिस्ट मैनिपुलेटेड हो, क्वेश्चन सप्रेस्ड हो, तो फेयरनेस ऑटोमेटिकली क्वेश्चनेबल हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन रिग्ड है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि रिगिंग के लिए जितने मैकेनिज्म चाहिए वो सब प्लेस पर है। अपॉर्चुनिटी है, मींस है, मोटिव है, प्रोटेक्शन इम्यूनिटी है, एविडेंस डिस्ट्रक्शन का सिस्टम है। बस प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि एविडेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। परफेक्ट राइम। तो अब क्या करें? सबसे पहले अवेयरनेस। जब तक लोग इस पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। दूसरा, क्वेश्चंस पूछो, अपने कैंडिडेट से पूछो ईसी रिफॉर्म्स के बारे में आपका स्टैंड क्या है। ट्रांसपेरेंसी डिमांड करो, वीवीपैट मैचिंग डिमांड करो। तीसरा, विजिलेंस। पोलिंग बूथ पर जाओ, ऑब्जर्वर बनो, अपने वोट को ट्रैक करो, वीवीपैट स्लिप चेक करो। चौथा, सुप्रीम कोर्ट। मल्टीपल पीआईएल्स पेंडिंग है, पब्लिक प्रेशर बढ़ाओ कि सुप्रीम कोर्ट इन पर हियरिंग करे। पांचवा, इंटरनेशनल स्क्रूटनी। इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को इंडिया में अलाउड करने की डिमांड करो। अगर सब कुछ फेयर है तो डर किस बात का? और फाइनली, वोट। चाहे जो भी हो, वोट जरूर डालो, क्योंकि अगर हम वोटिंग ही छोड़ देंगे तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। डेमोक्रेसी बचानी है तो पार्टिसिपेट करना होगा, इसलिए अभी वक्त है। अभी आवाज उठाओ, अभी सवाल पूछो, अभी डेमोक्रेसी को बचाओ, क्योंकि कल शायद मौका ना मिले।